वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम शशांक त्रिपाठी है। आज हम लोग AKTO सिलेबस का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट कोड BME 602 कैट गैम। तो आज हम इसका सेकेंड यूनिट का फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, सिंथेटिक कर्व जिसमें कि हर्माइट और बीजियर कर्व ये देखने वाले हैं। आई होप आपने इसके पहले की एक यूनिट देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो ऑलरेडी अपलोड की हुई है चैनल पे, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहाँ पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों, इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पे चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल है। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 1,500 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों, ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके PRQ क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इन्जॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले हम लोग, हमारा जो टॉपिक है इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक मॉडलिंग से कि ज्योमेट्रिक मॉडलिंग क्या होती है। तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग एक मैथडोलॉजी है, एक तरीका होता है अपने कैड में चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का। देखिए, आपको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल कुछ ऐसा जाता है कि एक बार एक बहुत कमाल के साइंटिस्ट होते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि एक बार बताओ आप गाय कैसे बनाओगे, हाउ यू विल मेक अ काऊ। तो उन्होंने बोला कि काऊ बनाने के लिए पहले हम उसे सिंपल ज्योमेट्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब सोचेंगे कि मान लो कि काऊ कैसी दिखती है, ऐसे ये हो गया, ये यहाँ पे इसके 4 पाँव के लिए हम ये सिलेंडर लगा सकते हैं, यहाँ पे ये एलिप्सॉइड हो जाएगा। ठीक है, उसकी टेल के लिए फिर हम लोग यहाँ पे एक कर्व लगा देंगे। ठीक है, ये, और फिर यहाँ पे हम लोग एक और कोन को फिलेट वगैरह करके लगा सकते हैं, मतलब वैसे स्ट्रक्चर में। तो यहाँ से फिर उसको शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे उसको सिंपल ज्योमेट्री में जब कन्वर्ट करते करते जब उसको और रिफाइन करेंगे और उसमें मैशिंग वगैरह करेंगे, तो फिर हमारी वो धीरे धीरे परफेक्ट ज्योमेट्री की ओर बढ़ जाएगी, परफेक्ट जियोमेट्री। ठीक है, तो हमारा मेन आइडिया से कि हम लोग इंटरपोलेशन में करते हैं, हम लोग कोई भी हमारे पास कर्व होता है, आइडियल कर्व होता है, तो धीरे धीरे हम उसके जो नोड्स हमें होते हैं हम उसको और उसके पास के वैल्यूज में जाते रहते हैं और धीरे धीरे हमारा कर्व प्लॉट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा न्यूमेरिकल मेथड्स सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसमें कुछ कुछ हमारे पास जैसे लैग्रेंज इंटरपोलेशन हो गया, उसमें हमको पॉइंट्स वगैरह दिए रहते हैं L0, L1, L2, L3। तो हम उसको पॉइंट करते जाते हैं और जैसे जैसे हम लोग इटरेशन अपनी बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमको और जो एक्चुअल कर्व है और जो हमारा हमने कर्व जो प्लॉट किया है उसमें काफी सिमिलैरिटीज आ जाती हैं।
लगभग वो उसको फॉलो कर लेता है। तो हमारा मेन आइडिया यही है। और नेचर में भी अगर आप सिंपलर उसको ब्रेक डाउन करें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री को, तो आप उसे इन सिंपल ज्योमेट्रीज में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे कोन देख सकते हो, ये क्यूबॉइड हो गया, ये प्रिज्म हो गया, स्फीयर। ऐसे करते करते हमारे पास कुछ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स होते हैं। वहां से हम इसमें और जैसे कि ऑपरेशंस हो, जैसे बुलियन ऑपरेशन हो गए हमारे, चाहे वो इंटरसेक्शन हो। ठीक है, अपने बुलियन ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? बुलियन ऑपरेशन जैसे कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, और बी माइनस ए। ये हमारे कुछ बुलियन ऑपरेशंस होते हैं जो कि ज्योमेट्री में भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये सेम आइडिया आपका जो बुलियन ऑपरेशन का होता है वो और आगे भी कहीं पे यूज हो जाता है इलेक्ट्रिकल्स में, जैसे कि आप लॉजिक गेट्स होते हैं। तो ऐसे सेम बुलियन ऑपरेशन यहाँ पे भी लगता है ज्योमेट्री में भी। उसमें क्या होता है, हम लोग उसमें कुछ परफॉर्म करते हैं, ऐसे कुछ एक्सट्रूड करना हो गया, कट करना हो गया, ये सब हमने देखा था प्रैक्टिकल सेशन में। ठीक है, तो जो बेसिक ज्योमेट्रीज का आइडिया ये आता है। और आप कोई भी कैड सॉफ्टवेयर आप उठा लो, वहां पे आपको कुछ बेसिक ज्योमेट्री मिल जाएंगी जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको जो कि पहले से ही, जैसे कि ब्लेंडर वगैरह हो गया, जहाँ पे हमको पहले से ही प्रिमिटिव्स मिलते हैं, इनको प्रिमिटिव्स बोलते हैं। ठीक है, इनके लिए जो टेक्निकल टर्म्स है प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इनसे स्टार्ट करते हैं। कोई भी आप ज्योमेट्री ले लो, वो स्टार्ट यहीं से ही होगी। ठीक है, इसके पीछे का आइडिया बेसिकली इतना सही है। कैड सॉफ्टवेयर में कुछ प्रिमिटिव शेप्स, जैसे कि आप अगर लाइन, तो रेक्टेंगल हो गया आपका। ठीक है, हेक्सागन हो गया। ठीक है, सर्कल हो गया, लाइन हो गया, पॉइंट हो गया। ये सब हमको कुछ प्रिमिटिव शेप्स मिलते हैं, फिर उसको हमको 3D में कन्वर्ट कर दिया करते हैं। अभी सॉलिडवर्क्स में तो हमको स्केचेस ही मिलते हैं, बेसिक स्केच फीचर्स हैं ये। कुछ कुछ जैसे कि ब्लेंडर वगैरह, माया हो गया, ये सब हो गया जो कि एंटरटेनमेंट पर्पस में उसके एनिमेशन वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। तो वहां पे हमको ये ब्लॉक मिला करते हैं, वहां पे हम स्केच नहीं करते हैं, वहां पे हमको ये शेप्स ही मिलते हैं। उसमें फिर हम लोग हमारा फिलेट वगैरह वो सब परफॉर्म किया करते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का जो पूरा आइडिया था, जो यहाँ पे सब लिखा हुआ, मैं आपको समझा, ये आपको समझ में आ गया हो कि भाई ये ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, तो ये इसके पूरा पीछे का आइडिया था। ठीक है, अब क्या होता था कि पुराने जमाने जब कैड डेवलप नहीं होता तो लोग वायर फ्रेम मॉडल का इस्तेमाल करते थे। अब वायर फ्रेम मॉडल क्या होता है, कोई भी हमारे पास मॉडल हो गया, जैसे मान लीजिए कोई भी आप मॉडल ले लीजिए, तो उसको आप लोग वायर के फॉर्म में, उसको मेश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया एफईए में हम लोग मेश वगैरह क्रिएट करते हैं, उसमें सॉलिड भी हमारा होता है। तो पुराने जमाने में हम लोग वायर फ्रेम में चीजें बनाया करते थे। इसमें होता क्या था कि इसके एक नुकसान था। पहला नुकसान तो यह था कि काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है विजुलाइज करने में। ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें एम्बिग्यूटी आ जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन भी देखे होंगे, मेरे हिसाब से मैं आपको एक बता देता हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है। ठीक है, यहाँ से ये ओपन है। ठीक है, 3D में ये। तो जब मैं इसका वायर फ्रेम बनाऊंगा ना, जब मैं इस चीज का वायर फ्रेम बनाऊंगा, तो आप इसको जिस साइड से देखोगे तो आपको अलग ही परसीव होगा हर बार। अगर कोई इसका ओपन साइड है तो आप देख के बता नहीं पाओगे कौन साइड से ओपन है, कौन सी साइड से क्लोज है। ठीक है, तो इसे एम्बिग्यूटी इन कैड बोलते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल आ जाए, एक्सप्लेन द एडवांटेज डिसएडवांटेजेस इन वायर फ्रेम एंड सॉलिड मॉडलिंग, तो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि वायर फ्रेम जो होता है हमारा, उसमें काफी एम्बिग्यूटी होती है। अगर आप कोई भी आप, और हाँ, इसमें आप जो आपका पेपर है उसमें क्वेश्चन पूछे, तो आप डेफिनेटली कुछ ज्योमेट्रीज उन सब का सहारा लें, उन सब की हेल्प लें, उससे आप अपना लॉजिक अच्छे से समझा पाओगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो आप इसको किस साइड से व्यू करोगे, इस बॉक्स को आप बता नहीं पाओगे कि कहाँ से ओपन है कहाँ से क्लोज है वायर फ्रेम में। जबकि सॉलिड मॉडलिंग में उसकी बाउंड्री बहुत ही इजीली डिस्टिंक्ट हो जाती है। ठीक है, बहुत इजीली उसको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। अब वायर फ्रेम का फायदा ये था कि प्रोसेसिंग पावर कम लगती थी, लेस प्रोसेसिंग पावर लगती थी, और साइज भी कम लेता था डिस्क पे। ठीक है, लेकिन अब सॉलिड मॉडलिंग आई तो एक तो इसने विजुअलाइजेशन को, चीज़ों को आसान कर दिया, समझने में आसान था, जो नॉन टेक्निकल लोग थे उनको भी बातें समझ में आती थी। लेकिन ये हाई प्रोसेसिंग पावर लेता है और डिस्क स्पेस भी ज़्यादा लेता है। ठीक है, लेकिन हमने देखा वो रेंडर वगैरह भी काफ़ी अच्छे निकालता है। अब ये काम आप रेंडरिंग वायर फ्रेम में नहीं कर सकते। आप कितना भी अच्छा उसमें रेंडरिंग कर दो, उसको वायर ही वायर आएगा, उसमें मैश ही आएगा, उसको आप इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। आई होप आपको मैंने जो एग्जांपल के थ्रू समझाया चीजें, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि प्रिमिटिव्स का पीछे का आइडिया क्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए मैंने अलग अलग कुछ इमेजेस लगाई हैं जो कि आपको ज्यादा अच्छे से कन्वे कर पाएंगे कि उसमें भी, जैसे वायर फ्रेम हो गया, फिर सरफेस हो गया, फिर सॉइल मॉडलिंग होगी। तीन तरीके के हम लोग ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो वायर फ्रेम तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा, इसमें आप देख सकते हो ये हॉलो होता है। ठीक है,
आप इसके अब इसमें जैसे आप टेस्टिंग वगैरह भी नहीं कर पाओगे, आप इसको आर पार हो जाएगा। इसमें सिर्फ आप स्टैटिक स्ट्रक्चर कर पाओगे, ये अंदर से हॉलो है, यहाँ से कोई भी चीज जा बाहर अंदर और जा सकती है, ठीक है, ये वायर फ्रेम होता है। इसको एक्चुअली मैश भी बोलते हैं, और मैश का इसके पीछे का आइडिया ये है कि जो हमारा सपोर्ट वगैरह रहता है तो वहां पे इसको वायर फ्रेम को इस्तेमाल किया जाता है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए। क्योंकि कई बार क्या होगा कि आप, अच्छा, वायर फ्रेम का जो आइडिया क्या होता है कि भाई वायर फ्रेम हम अभी भी क्यों इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड मॉडलिंग ही क्यों नहीं करते हैं, ये भी आ सकता है आपके दिमाग में, है ना, कि अगर वायर फ्रेम भाई इतना ही प्रिमिटिव है तो वायर फ्रेम हम अभी भी क्यों इस्तेमाल करते हैं। आप देखोगे कैड सॉफ्टवेयर में आपको, अगर आप व्यूज में जाओगे तो आपको वायर फ्रेम मिलेगा, फिर आपको सॉलिड मॉडलिंग मिलेगी, ऐसे कर करके सॉलिड सरफेस हो गया, फिर रेंडर्ड हो गया, सब ऑप्शन आपको दिया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कोई भी आप असेंबली वगैरह करते हो तो आप बाहर से जब देखोगे तो आप पता नहीं कर पाओगे कि जैसे मान लो कोई आपका नट एंड बोल्ट ही हुआ, या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री जैसे हुई, ठीक है, अंदर आपका है, मैंने यहाँ पे ऐसा स्लॉट दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बोल्ट फिक्स कर रहा हूँ। तो होगा क्या कि जब ये आप इसको क्या कहते हैं, आप पे स्क्रूज हैं, ठीक है, एक्सटर्नल स्क्रूज हैं, यहाँ पे इंटरनल स्क्रूज हैं। जब इनको मेट करोगे, जब इनको आप असेंबल करोगे तो आप बाहर से देख के पता नहीं कर पाओगे कि ये बराबर पूरा अंदर गया भी है कि नहीं गया है, कुछ स्पेस बच रही है क्या है। इसके लिए आपको वायरफ्रेम मॉडलिंग की जरूरत पड़ेगी, उससे आप, ये आपको इनेबल करेगा फीचर के अंदर देखने में कि हाँ भाई कहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, कहाँ पे नहीं इंटरफेरेंस हो रहा है, सब चीजें हम लोग उसमें से पता कर पाते हैं, ठीक है। अगेन सरफेस मॉडलिंग, जैसे कि कुछ हमारे पास सरफेसेस होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि जो हमारा कार की चेसी वगैरह होती है, जो कि इनबिल्ट चेसी रहती है, जो कि स्ट्रेंथ का भी काम करती है, और कार की बॉडी भी होती है वो, ठीक है। वहां पे आप वो, आपको जान के हैरानी होगी कि वो सिंगल शीट मेटल से बना करता है, ठीक है। उसमें आप लोग अलग अलग शीट में लेते, बड़ी शीट होती है, उसको जगह जगह पे फोल्ड किया जाता है और कॉम्प्लिकेटेड सरफेस बनाए जाते हैं। आपका जो एयरप्लेन हो गया, वहां पे भी जो बनता है वो भी शीट मेटल से ही बनता है, तो सब सरफेस मॉडलिंग के अंडर आ जाया करता है, ठीक है। सॉलिड मॉडलिंग में हम लोग सॉलिड इस्तेमाल करते हैं, पूरा आपका सॉलिड ही रहता है, हॉलो नहीं होता है, इसमें मैस और वॉल्यूम की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। सबसे कन्वीनियंट, ये सबसे कन्वीनियंट और सबसे इजी टू अंडरस्टैंड होता है। एक बार को सरफेस मॉडलिंग आपको डिफिकल्ट जाएगी, बट सॉलिड मॉडलिंग आपको इजी पड़ेगा। अगर मैं अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से जाऊं तो ये अंडरस्टैंडिंग का, ये जो आपका पैरामीटर की कौन कंपेरेटिवली ज़्यादा आसान है, तो ये ऐसे जाने वाला है, ठीक है। और अगर आप स्पेस में जाओगे तो आप जस्ट इसको रिवर्स कर लो कि भाई कौन कम स्पेस लेता है ना, कौन आसान है समझने में। आई होप आपको यहाँ पे डायग्राम्स मैंने दिए हैं तो समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम कर्व रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि भाई वायर फ्रेम मॉडल हमने देख लिया, फिर हम धीरे धीरे और इसमें आएंगे कि भाई वायर फ्रेम से हम सरफेस पे आएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इस लेक्चर में, जैसा कि लेक्चर का टाइटल है कि कर्व रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या होता है कि वायर फ्रेम में, मैं आपको थोड़ा सा कर्व समझाता हूँ। यहाँ पे कर्व का है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बना हुआ है बहुत सारे कर्व से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप एक कर्व देख सकते हो जो कि बहुत ज्यादा स्मूथ है और काफी ज्यादा वैसे है, ठीक है। आगे इसमें एक सिंथेटिक कर्व का कॉन्सेप्ट आएगा कि आप इसको पैरामीट्रिक, यानी जो आपके स्टैंडर्ड है जैसे कि सर्कल हो गया, लाइन हो गई, इन सब से आप बना भी नहीं सकते इसको, इसके लिए आपको सिंथेटिक कर्व लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप है, आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक आपका नियर अबाउट सर्कुलर है, ये शायद है नियर अबाउट, ये सर्कुलर एक कर्व आ जाता है, फिर जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे एलिप्स में चला जाएगा ये, या फिर और भी जो इसके पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो आप देख सकते हो कि जो भी वायरफ्रेम बना करता है वो आपका कर्व से बना रहता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे कर्व रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। कर्व रिप्रेजेंटेशन दो टाइप की होती है, एक होता है इम्प्लिसिट फॉर्म, एक होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इम्प्लिसिट फॉर्म जो आपकी होती है वो कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करती है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर एम इज स्लोप, ठीक है। आपका जो सर्कल होता है उसका पैरामीटर, उसका आपका इम्प्लिसिट फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। और यही आपको एलिप्स अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और भी इसके आगे रहते हैं कि हाइपरबोला में अब ये चीज सेम नेगेटिव हो जाती है, अगर आपको हाइपरबोला का रिप्रेजेंट करना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये आपका हाइपरबोला का हो जाएगा। तो ये सब आपने किया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो जो भी इसमें आपका रिप्रेजेंटेटिव, फिर आप इसमें वेक्टर जोड़ दोगे तो आपके कोऑर्डिनेट्स वगैरह आ जाते हैं, है ना। एक्स वाई में अगर करते, एक्स वाई में करोगे तो ये ऐसे आ जाता है। जी कोऑर्डिनेट में अगर इसको 3D में ले जाओगे तो फिर ये इक्वेशन और लंबा हो जाएगा। बट 2D ज्योमेट्री में इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है। तो ये सब जो है आपका इम्प्लिसिट फॉर्म में आता है, जो आपको इक्वेशन मिला करता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है।
क्या होता है कि लोअर लोअर ऑर्डर में इक्वेशन इजी टू सॉल्व होते हैं, जैसे कि ये सब बहुत इजी सॉल्व है, आपने किया होगा ये 11th क्लास में, फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी किया होगा, तो काफी सिंपल होता है समझने में। लेकिन जैसे कि आप इनके ऑर्डर जब बढ़ा देते हो, हायर ऑर्डर, जैसे इनको 3D में लेके जाते हो, जो आपने वेक्टर में भी किया होगा, या जो आपका आपने मैथ्स में किया होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, जो आपका ये सिलेंडर का जो इक्वेशन होता है काफी XYZ में काफी कॉम्प्लिकेट सा आता है, ठीक है, काफी लंबा सा होता है इक्वेशन। तो ये इम्प्लिसिट फॉर्म का काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी वो डिफिकल्टी वहां पे जाती है, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मैट्रिसेस का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि टेंजेंट जो भी हमारा पैरामेट्रिक कर्व है, जो भी हमारा यहाँ पे कर्व आता है पैरामेट्रिक का, तो यहाँ पे हम लोग इसका टेंजेंट लेते हैं और इसको टेंजेंट के थ्रू यहाँ पे डिनोट करते हैं। फिर यहाँ पे आपका वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर में आपने ये डायरेक्शनल कोसाइन किया होगा, ठीक है। अब इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं एक बार आपको इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि यहाँ पे लिखने का मेरा क्या मतलब है, ठीक है। ये यू हो गया आपका, ये आपका मॉडुलस है, ठीक है, इक्वल टू एन एक्स आई कैप एन वाई जे कैप और एन जेड के कैप। हमने डायरेक्शन कोसाइन में किया ये चीज़, ठीक है। तो ये दो टाइप के कर्व रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब जैसे मैं बताया आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन में, आपको मैंने जो केटल था उसके एग्जांपल के थ्रू समझाया कि रियल लाइफ ज्योमेट्री इतनी सिंपल होती नहीं कि आप इसको ऊपर के जो तो कर हमने किया इम्प्लिसिट और पैरामेट्रिक, इन दोनों की हेल्प से आप सारे रियल लाइफ कर्व को रिप्रेजेंट कर पाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए लोग सिंथेटिक कर्व का इस्तेमाल करते हैं। इनको सिंथेटिक कर्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है हमारा मतलब मैथमेटिकल इतना सिंपल होते नहीं है, और यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ कॉन्टिन्यूटी सारे प्रिंसिपल इस्तेमाल किया करते हैं, इसलिए इनको। और इसको सिंथेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्री फॉर्म रहता है, आप इसको कुछ भी रैंडम, कोई भी रैंडम कितना भी कॉम्प्लिकेट करो यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। जबकि रियल लाइफ में आपको शायद ही इतना, जब तक आपको इतनी इजिली आपको मिलेगा भी नहीं। इसको हम लोग क्रिएट करते हैं, नेचर में नहीं पाया जाता इतने इतने कॉम्प्लिकेटेड कर्व, ठीक है। इसलिए इनको सिंथेटिक कर्व बोला जाता है। इसमें कर्व फिटिंग टेक्निक इस्तेमाल होती है, जैसे कि इंटरपोलेशन वगैरह हो गया, आपने किया होगा ये, ठीक है। अब क्या होता है कि स्मूथनेस को मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। आप ऐसे भी कुछ भी कर्व नहीं बना सकते हैं कि कुछ भी आप बना दें भाई तो फिर वो कर्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, इनको उनको रूल ऑफ कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी आपके तीन टाइप्स की होती हैं, C0 कॉन्टिन्यूटी, C1 कॉन्टिन्यूटी एंड C2 कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि C1 का जो फोकस रहता है वो भाई ये रहता है कि आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ज्वाइन होना चाहिए। अब इसका सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या हो गई, वो भाई C0 कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करती है। अब C1 कॉन्टिन्यूटी की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रेडियंट आ जाएंगे। अब ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि ग्रेडियंट और एट द पॉइंट ज्वाइनिंग मस्ट बी सेम। तो जो भी जहां पॉइंट ज्वाइन हो रहा हो हमारे कर्व में, उसका ग्रेडियंट सेम आना चाहिए, टेंजेंट शुड बी सेम। आपका जो टेंजेंट होगा वो बराबर होना चाहिए। अब इससे क्या होता है कि आपका बहुत स्मूथ कर्व आता है, ठीक है, कहीं भी कोई भी बहुत शार्प कॉर्नर्स नहीं होते हैं, ग्रेडियंट सेम, टेंजेंट आपका सेम रहता है कर्व्स में, तो उसको C1 कॉन्टिन्यूटी बोलेंगे। C2 कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है कि ऊपर की सारी कॉन्टिन्यूटी तो फॉलो करेगा ही, और हाँ एक बात और, जो C1 रहेगी वो C0 कॉन्टिन्यूटी भी फॉलो करेगा, क्योंकि दो पॉइंट तो ज्वाइन कर ही रहा है ना, तभी तो वो कर्व है। तो वैसे ही C2 जो होता है वो C1 और C0 कॉन्टिन्यूटी भी फॉलो करेगा, ठीक है। और इसमें एडिशनली क्या है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जहां से कर्व कर्व मतलब जो कर्व का सेंटर जहां से पूरा कर्व कर्व हुआ है एक्चुअली, तो वो सेम रहना चाहिए, तो उसको C2 कॉन्टिन्यूटी बोलेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। एक बार आपको ये सब चीजें क्लियर हो तो उसको आप अपने लैंग्वेज में दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। बस आपको ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि भाई कॉन्टिन्यूटी क्या होती है और उसके उसका पीछे का बेसिक आइडिया क्या होता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे सिंथेटिक कर्व में जो सबसे पहले हम देखते हैं वो है हर्माइट क्यूबिक स्प्लाइन, ठीक है। तो हर्माइट क्यूबिक स्प्लाइन जो होता है वो हमारा C2 कॉन्टिन्यूटी फॉलो करता है, ठीक है। C2 कॉन्टिन्यूटी माने जो है आखिरी वाली, मतलब ऊपर की दो भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। ये आपको समीशन का मिल जाएगा I से लेके 3 तक, फिर CI UI वेयर U बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to 1, ठीक है। फिर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, C0 C1 C2 C3, 0 से 3 तक था तो आपने सब यहाँ पे I की जगह इसको रिप्लेस किया, ठीक है, तो 0 आ गया। UI I को अगर
जीरो पुट करोगे तो वन ही हो जाता है, तो इसलिए सी नॉट आ गया। फिर यहाँ से आपने इसको ऐसे पुट कर दिया तो आपका ऐसे फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, वेर यूज द पैरामीटर एंड सी आई इज द पोलिनोमियल कोफिशिएंट। अभी पोलिनोमियल आपका कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपका कर्व का ऑर्डर क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसा कि हमको पहले लेक्चर में बताया था कि जो 3D ज्योमेट्री का जो भी डेटा होता है, जो भी उसके वर्टिसेस हो गए, एजेस हो गए, फेसेस हो गए, उन सब का डेटा मैट्रिक्स फॉर्म में सेव होता है सिस्टम के बैकएंड में, ठीक है। तो हम लोग जो भी कर्व किया करते हैं, जो भी ज्योमेट्री बनाएंगे, वो सब अल्टीमेटली एट द एंड मैट्रिसेस के फॉर्म में ही डेटा सेव होता है, ठीक है। तो क्या होगा, अभी आपको C2 कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन जो थी वो थी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब टेंजेंट, टेंजेंट निकालना रहेगा। तो टेंजेंट वेक्टर यहाँ पे जो आपको ऑब्टेन होता है, तो उसकी इक्वेशन हो गई पी डैश, ठीक है। और यहाँ पे आई माइनस वन आ गया। आई माइनस इसलिए वन इसलिए आ गया क्योंकि आपका जो कर्व होगा वो यू रहेगा, ठीक है। फिर उसको आप डी यू बाय, जैसे टाइम इन वेरिएबल होगा तो डी टी कर दोगे, या कुछ भी जिसके भी रिस्पेक्ट में आप वो डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंशिएट का डैश आ जाता है, और डिफरेंशिएशन में आपको पता ही है कि नेगेटिव साइन आता है, इसलिए यहाँ पे वन माइनस वन आया, ठीक है। उसके बाद फिर आप सारी बाउंड्री कंडीशन जो भी आपकी इक्वेशन में दे रखी है वो बाउंड्री कंडीशन जो आप लगाओगे, तो ये इक्वेशन ऐसे एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे पी वन पी नॉट हमारा कोई भी फंक्शन हो सकता है, अब से जरूरी नहीं है, पी वन कोई भी एंड पॉइंट हो सकता है। तो अल्टीमेटली जो आपको याद करने वाली चीज है, वो याद करने वाली बात ये है, ठीक है। ये इक्वेशन आपको एज इट इज का एज इट इज ही याद करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको जो सेंटर वाली मैट्रिक्स आपको जो दिख रही है, आपको उसको एज इट इज रिमेंबर ही करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद करके जाना है। फिर आगे हम इस पे एक प्रॉब्लम भी देखेंगे कि यहाँ पे जो U1 है वो कैसे क्या होता है, ठीक है। हम एक प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे इसको कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बट आपको सेंटर मैट्रिसेस याद रखनी पड़ेगी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पे एक्चुअली मैं थोड़ा बाद में आता हूँ, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ हर्माइट क्यूबिक स्प्लाइन, ठीक है। जहाँ पे आपको दो पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट, ठीक है, 2.11 एंड 6,5, एंड टेंजेंट वेक्टर आर 0,4 एंड 4,0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स नॉट हो गया आपका वन, वाई नॉट हो गया वन, ये आपको जो आगे वाली मैट्रिक्स देख लो आपने लिख लिया, ठीक है। फिर वैसे ही सिमिलरली आपको एक्स वन हो गया आपका 6, वाई वन हो गया आपका 5। टेंजेंट वेक्टर भी दिया था, तो एक्स नॉट 0, वाई नॉट 4, एक्स एक्स डैश एक्स डैश वन 4 हो गया, और वाई डैश वन 0 हो गया, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोला, आप उसका उसका जनरल फॉर्म जो आप उसको याद करोगे, तो इक्वेशन एक्स और वाई के लिए ऐसे आप इसको लिख सकते हो, पी एक्स ब्रैकेट में यू इक्वल टू, ये इक्वेशन ही था हमारा, वन यू यू स्क्वायर यू क्यूब, ठीक है। फिर आपका सेंटर मैट्रिक्स आ गई, फिर एक्स वन एक्स नॉट एक्स वन एक्स डैश वन। सिमिलरली वाई के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अभी क्या है, मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, u इक्वल टू 5। हमको क्या बोला था, मिड पॉइंट ऑफ हर्माइट क्यूबिक स्प्लाइन बोला था, तो u नॉट की वैल्यू 5 हो गई। अभी आपको एंड बोलता, या एंड से इतना दूर या पास, या जो भी u का पैरामीटर दिया होता, अब यहाँ पे आपको मिड पॉइंट बोला है। अगर कोई फंक्शन दिया होता तो यहाँ पे आप जस्ट इसकी जगह फंक्शन लगाते, या जो भी है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, बट यहाँ पे आपको एग्जाम में सिंपल पूछेगा, इसलिए यहाँ पे u की वैल्यू 0.5 आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्सिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में 0.5 की वैल्यू, तो सिंपल है 0.5 स्क्वायर क्यूब, ठीक है। और जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे एक्स नॉट एक्स वन एक्स डैश वन, वो हमने सब यहाँ पे पुट कर दिए। सिमिलरली हम वाई के लिए भी ये करेंगे। तो सॉल्व करने में, आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास इसको सॉल्व करने के बहुत से टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो खैर सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ही है, तो आप इसको कर सकते हो, सिंपल है, आपने किया होगा मैथ्स में। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक्स डैश की वैल्यू 3 और वाई डैश की वैल्यू 3.5 मिल जाएगी। तो आपको जो रिक्वायर मिड पॉइंट है क्यूबिक स्प्लाइन का, वो आ जाएगा 3,3.5, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ऊपर देखा कि जो ये आपका पी नॉट पी वन पी टू पी थ्री पी फोर था, ये आपका कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। अभी हमारा क्वेश्चन में एक्स नॉट वाई नॉट ही था, कुछ कुछ जगह काफी कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजियर कर्व, ठीक है। तो बीजियर कर्व जो होता है वो बर्नस्टीन पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड होता है। अब जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सब बर्नस्टीन पॉलिनोमियल्स हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है, आपके सिलेबस में नहीं है,
तो हम इसको कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि बीजर कर्व में इसका क्या रोल है बस, ठीक है। तो क्या होता है, कंट्रोल पॉइंट्स इसमें होते हैं, ठीक है, और जैसे ही आप इसको चेंज करते हो तो बिना कर्व के एंड पॉइंट चेंज हुए कंट्रोल पॉइंट के मूवमेंट से ही आपका पूरा कर्व चेंज होता है, ठीक है। ये काफी कमाल का जो बीजियर कर्व है, इसको जब डेवलप किया गया था तो इसके डेवलपमेंट के बाद से इसको एनिमेशन वगैरह कोई भी आपका मॉडल हो गया या कोई ट्रेजेक्ट्री फॉलो करानी हो गया, कुछ भी आर्बिट्री आपको चाहिए, तो बीजियर कर्व बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बीजियर कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, ओके। अब इसको समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इमेज लगाई है, तो यहाँ पे आपको जो दिख रही है स्ट्रेट लाइन, ये वाली और ये वाली, ये हमारे कंट्रोल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जब आप इसको मूव करोगे कैसे भी, आप इसको स्पेस में, अभी यहाँ तो मैं आपको करके दिखा नहीं सकता, बट आप स्पेस में इसको कैसे भी मूव करोगे, आप इसको इस तरफ लाओगे तो कर्व हमारा इस तरफ चला जाएगा, या ऊपर खींचोगे तो जैसे यहाँ पे टिल्ट हो गया, तो आप देख सकते हो कि ये जो कर्व हमारा ऐसे गया, तो ये एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करता है यहाँ पे, ठीक है। उसको ऐसे टर्न करता है, जैसा जिस जिस भी डायरेक्शन में लोग कंट्रोल पॉइंट्स को घुमाया करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल पॉइंट कौन से हमारे, P1 एंड P4, P1 P2 P3 P4। अभी क्या है, P1 और P4 हमारे फिक्स पॉइंट है, तो ये तो मूव करेंगे नहीं, जो मूव करेगा वो P2 P4 ही होगा। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में बीजियर कर्व बहुत सिंपल दिया है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स में हम कितने भी कंट्रोल पॉइंट दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर ऑफ बीजियर कर्व, ठीक है। तो उस हिसाब से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करती है। रियल लाइफ एप्लीकेशन में बीजियर कर्व में बहुत सारे हमारे कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, तो उस हिसाब से काफी कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, ठीक है, ओके। अब इसका एक यहाँ पे बीजर कर्व का एग्जांपल है। अब ये करने से पहले एक बार मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूँ कि हर्माइट क्यूबिक और बीजर कर्व में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये हम लोग एक कंपैरिजन से समझेंगे। तो कंपैरिजन बिटवीन हर्माइट एंड बीजर कर्व, तो क्या होता है कि बीजर कर्व एक, जैसे कि मैं बताया कि बीजर कर्व एक पैरामेट्रिक कर्व होता है, जो कि यहाँ पे पैरामेट्रिक नहीं है, एक्चुअली ये सिंथेटिक कर्व है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि हम इसे सिंथेटिक कर्व के अंडर पढ़ रहे हैं, पैरामेट्रिक नहीं होता है। अब इसको पैरामेट्रिक में रिप्रेजेंट भले कर सकते हो, बट एक्चुअली ये सिंथेटिक इन नेचर होता है। पैरामेट्रिक भी बोल सकते हो, कैन रिप्रेजेंट दैट, बट इट इज सिंथेटिक कर्व एक्चुअली, ठीक है। जो आपके सिंथेटिक कर्व उसको पैरामीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल पॉइंट जो है हमारा, उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी ऑर्डर उसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है, बीजियर कर्व बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। उसमें जितने आपके कंट्रोल पॉइंट्स होते जाएंगे उतना ज्यादा उसका ऑर्डर बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट नेसेसरी इंटरपोलेट द कंट्रोल पॉइंट। जैसे कि मैंने बताया कंट्रोल पॉइंट बाहर रहते हैं, आपको मैंने इमेज में ही समझाया था कंट्रोल पॉइंट हमारे बाहर है। पर हमको फिर से इसमें दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई और, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरा एक और कंट्रोल पॉइंट आ गया, ठीक है। यहाँ मैंने इसको डिवाइड कर लिया ऐसे, सॉरी ऐसे मैंने इसको डिवाइड कर लिया तो एक और कंट्रोल पॉइंट आ गया। अब मैं जैसे जैसे इसको मूव करता जाऊंगा वैसे वैसे कर्व और वैसे होता जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे कंट्रोल पॉइंट आएगा वैसे हमारा ऑर्डर बढ़ता जाएगा कर्व का, ठीक है। नेक्स्ट, लेस फ्लेक्सिबल इन टर्म ऑफ इंटरपोलेशन, क्योंकि इंटरपोलेट करेगा नहीं तो फ्लेक्सिबिलिटी कम आएगी। जबकि आपका हर्माइट क्यूब एक है, ये टेंजेंट वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन से एंड पॉइंट और टेंजेंट वेक्टर, जो कि आपने देखा होगा पी नॉट P1, पी नॉट डैश P1 डैश, आपने इससे जस्ट पहले एक एग्जाम्पल हमने देखा था। तो हमारे एंड पॉइंट और टेंजेंट वेक्टर के हमारे पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये टिपिकली थर्ड ऑर्डर का, तो इसलिए हम इसे हर्माइट क्यूबिक बोलते हैं। हर्मिट क्यूबिक आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इसलिए इसको हर्मिट क्यूबिक बोला जाता है। अभी क्या है कि इंटरपोलेशन को फॉलो करता है, हमने बहुत स्टार्टिंग में देखा था कि एग्जैक्टली कर्व को इंटरपोलेट करने का ट्राई करता है, और इंटरपोलेशन का मामले बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो ये दोनों के बीच का, बीजियर कर्व और हर्माइट क्यूबिक के बीच का डिफरेंस है। अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप जस्ट सिंपली टेबल बना के आ जाएं और इमेजिन की कोई भी कर्व वगैरह रिप्रेजेंट कर दें, ठीक ठीक है। हर्माइट वाला बहुत क्लोजली इंटरपोलेट होगा, तो हर्माइट के लिए आप क्या कर सकते हो कि, ठीक है, ये आपका आपका ये यहाँ पे रियल कर्व आ जाएगा, और यहाँ पे आप इसको ऐसे इंटरपोलेट दिखा सकते हो, जो इसके बहुत पास पास जाएगा, ठीक है। ये आपका इंटरपोलेटेड है, यहाँ पे आप पॉइंट दिखा सकते हो, ठीक है, कि ये भैया हमारा कोऑर्डिनेट हो गया P1 P0, P0 P1 P2 P3, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो, टेंजेंट की जगह P डैश, और ऐसे करके आपका P0 डैश, P1 डैश, P2 डैश एंड P3 डैश। तो ऐसे करके आप इसको अपने हिसाब से रिप्रेजेंट, मतलब मेन इसका इंटरपोलेशन है, आप दोनों चीज दिखा सकते हो कि आप पॉइंट भी दिखा रहे हो, आप यहाँ पे हमारा टेंजेंट के भी कोऑर्डिनेट्स दिखा रहे हो, वैसे करके आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस था। जैसे 4 पॉइंट आप लिख दो,
और इसकी इमेजेस बना दो तो आपका डेफिनेटली इक्वेशन में स्कोरिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे बीजियर का एग्जांपल देखेंगे हम। अब क्यूबिक बीजियर से क्या पता लगा कि भाई ये थर्ड ऑर्डर का हो गया। थर्ड ऑर्डर मतलब 3 कंट्रोल पॉइंट्स हमारे पास। ठीक है, कंट्रोल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं? 20 20 60 80 120 100 150 30। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व एंड इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, अभी क्या है कि जो हमारा यहाँ पे दिया है कर्व का जो इक्वेशन है, तो ये जैसे कि सेम आपने हर्मिट क्यूबिक में देखा था, आपकी जो बीच वाली मैट्रिक्स है ये सेम रहने वाली है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा जो इसके पैरामीटर्स हमने एनालिटिकली जैसे कि हर्मिट क्यूबिक में देखा था, उसको मैंने जैसे ड्राइव किया था, वैसे इसको भी अब जब ड्राइव करेंगे तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पे आपका बीच वाली मैट्रिक्स सेम रहने वाली, और U1 U2 ये तो आपने देख ही था। ठीक है, जहाँ पे यू आपका जो वैल्यू आती है मिड पॉइंट के लिए इसको 0.5 रखते हैं यू की जगह, जो कि यू डिस्टेंस दिखाती है कर्व में कितने का डिस्टेंस है। डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन चीज चेंज होती है। और ये आपका कोऑर्डिनेट ही हुआ है। ठीक है, आपका x0 x1 x2 x3 y0 y1 y2 y3। ठीक है, इसको आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करोगे तो आपको फाइनली ये मिल जाएगा -50 60 120 20, -50 -120 180 20। ठीक है, उसके बाद आपको जस्ट सिंपली इनको आपस में फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर दो इनका, तो आपको ये इक्वेशन ये x के लिए मिल जाएगी और ये इक्वेशन आपको y के लिए मिल जाएगी। अभी क्या है कि हम लोग x और y के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं अब u की वैल्यू को वेरी करा के 0 से 1, और जब u की वैल्यू होती है वो 0 से 1 तक वेरी करेगी। ठीक है, सेम हर्मिट क्यूबिक के लिए भी जाता है, जो u की वैल्यू होगी, u की वैल्यू की रेंज होती है 0 से 1 तक। तो जस्ट हम इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमको जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, अब मिड पॉइंट के लिए बोला था तो हम u की वैल्यू 0.5 रख देंगे, तो यहाँ इसको सॉल्व करने पे हमको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 88.75 73.75। ठीक है, तो ये काफी सिंपल इक्वेशन था, काफी सिंपल क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी क्या बोला है? फिट अ क्यूबिक बीजियर, कंट्रोल पॉइंट्स हमको फिर से दिए हैं, और क्या बोला? कैलकुलेट पॉइंट एट u इक्वल टू 0,4 u 0.4 एंड 0.6। जैसे कि पुराने में मिड पॉइंट बोला था इसलिए हमको 0.5 दिया था, और यहाँ पे क्या बोला है? 0.4 0.6। सेम यहाँ पे भी सेम ही होने वाला है कि आपका यहाँ पे यू क्यूब यू स्क्वायर यू और 1 आ गया, ये आपके बीच की मैट्रिक्स ऐसी रहेगी, आपको उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखो तो ये आपका कौन सा है? आपका ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, और यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, x0 x1 x2 x3 y0 y1 y2 y3। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, आपस में इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो फिर फाइनली आपको मिल जाएगा 4 -6 9 और 1 -5 0 6 और 3। फिर से अगेन आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको जैसे कि पिछले जैसे कि हमको पुराना इक्वेशन मिला था, ठीक है, तो वैसे ही हमको यहाँ पे भी इक्वेशन मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और, आपको एक क्यूबिक बीजियर बोला था ना, इसलिए आपका यू क्यूब आ गया। एग्जाम में आपको खैर क्यूबिक ही बोलेगा, लेकिन अगर वो क्यूबिक से आगे जाता है तो अब इसको u की पावर 4 ऐसे करके होता है, लेकिन पूछेगा नहीं। लेकिन जो इसके पीछे का आइडिया था कि भाई यहाँ पे क्यूब क्यों आया, तो यहाँ पे क्यूबिक दिया होता पावर, इस वजह से आया था। ठीक है, अभी हमको 2 पॉइंट के लिए कैलकुलेट करने बोला है 0.4, तो हम 0.4 की वैल्यू रखेंगे। हमको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 3.896 5.08 मिल गया, और फॉर u इक्वल टू 0 सॉरी फॉर u इक्वल टू 0.6 हमको मिल जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जिसकी वैल्यू आएगी 5.104 4.08। ठीक है, सो गाइज दिस वाज एंड ऑफ लेक्चर। तो मैं आपको आप सिविल मंत्रा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे आपको कुछ ऐप के फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, लेटेस्ट सिलेबस, सारे सब्जेक्ट आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। आपको अलग अलग जगह एग्जाम टाइम में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम काफ़ी कीमती होता है और उसमें आपको स्टडी में फोकस कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और आपको PDF और वीडियोज़ का एक्सेस मिल जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, और आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगेन गाइस थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये यूनिट 2 का जो फर्स्ट लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप ऐप पे पूछ सकते हैं, उनको जरूर एड्रेस किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंड वील सी यू अगेन इन दी यूनिट 2 lecture। Thank you very much.